हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आपका पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, इसके बारे में हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एफिशिएंसी होती क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हम बात करें कि एफिशिएंसी जो होती है किसी भी चीज़ की, तो उसकी हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। हमने कितनी इनपुट पावर दी, उसमें हमें कितनी आउटपुट पावर मिली। तो अगर वैसे हम देखें तो एफिशिएंसी ईटा बराबर जो आपकी निकल के आएगी पीडीसी, क्योंकि आपको पता है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को किससे बदलता है, डीसी में बदलता है। इसलिए हमारे आउटपुट पे क्या मिलेगा, डीसी, और हम क्या करेंगे, डीसी की पावर यहाँ निकालेंगे। ठीक है, हमें इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एसी, इसलिए इनपुट में किसकी पावर हम लेंगे, एसी की। तो हमारी जो एफिशिएंसी आती है वो पीडीसी अपॉन पीएसी। ठीक है, अब ये हम बात करें पीडीसी पावर ऑफ डीसी कितनी होगी, तो इसके लिए अगर डीसी है तो हम करंट भी कैसे लेंगे, डीसी। तो आई डीसी का स्क्वायर, आपको पता है कि पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो वहां से हमने लगाया आई डीसी का होल स्क्वायर इंटू आर है। और एसी के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वो आई आर एम एस होती है, तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर या आर एल प्लस आर एफ। आर एफ क्या है यहाँ, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ इसका आईडीसी का भी हमने इससे पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आईडीसी का मान क्या होता है, तो हमने निकाला था आई एम अपॉन पाई, और हमने आई आर एम एस का मान निकाला था आई एम बाई 2। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट की, इसका हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल के आएगा 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। ठीक है, यहाँ हम अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40.6%। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे कि आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होगा। ठीक है, वेरी वेरी लो होगा, किससे, लोड रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारा आर एफ बहुत कम होगा, आर एल ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर, या हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं तो हमारा यहाँ से जो ईटा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 40.6%। ठीक है, तो इससे देखो क्या पता चल रहा है, 40.6 मतलब बहुत कम एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी 40.6 होना बहुत कम है, 50% भी नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम, इस रेक्टिफायर का यूज हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है, 40.6% है। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इससे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को हम कहते हैं हिंदी में उर्मे का घटक। ठीक है, रिपल फैक्टर या उर्मे का घटक। अब देखो रिपल फैक्टर होता क्या है, जब आपको रेक्टिफायर पता है आपको क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो डीसी आती है वो प्योर डीसी नहीं होती, वो कौन सी डीसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है। कैसी होती है, पल्सेटिंग डीसी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिपल जरूर होते हैं। ठीक है, प्योर डीसी नहीं हो पाती है। तो जो आपका रिपल फैक्टर है वो ये बताता है कि जो आपको डीसी प्राप्त हुई है, पल्सेटिंग डीसी जो आपको प्राप्त हुई है, उसमें कितने रिपल है। रिपल का मतलब उर्मे का कितने आपके पीक, या हम इसको कह सकते हैं कि आपके कितने रिपल हैं, ये कौन बताएगा, आपका रिपल फैक्टर बताएगा। ठीक है, जितना ज्यादा इसका मान उतनी ज्यादा क्या इसमें रिपल फैक्टर, मतलब ये प्योर डीसी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, रिपल फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा वो उतनी प्योर डीसी नहीं होगी। ठीक है, जितना कम होगा उतनी ज्यादा वो प्योर डीसी की तरफ बढ़ती जाती है। तो अगर हम बात करें कि इसमें लिखा है कि रिपल फैक्टर से क्या प्राप्त होता है, हमें डीसी में उपस्थित रिपल की जानकारी किस घटक से जिस घटक से होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला बात करें कि रिपल फैक्टर कैसे निकल के आएगा, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। ठीक है, या एवरेज वैल्यू डीसी, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ किसकी, डीसी कंपोनेंट की। तो अगर हम आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, अब देखो कि इसमें कौन सा लेना, जो हमारा जो आप हमने बताया कि जो आपका यहाँ डीसी प्राप्त होता है एक बीच का है, एसी डीसी
यहाँ आपका आ जाएगा पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, मतलब इसमें एसी भी है और डीसी भी है, दोनों से मिलकर बना है कौन, पल्सेटिंग डीसी। इसलिए इसके लिए जो हम वैल्यू लिखेंगे IRMS, वो होगी IRMS डैश कहलाती है। इसके लिए जो वैल्यू होगी आई की वो होगी IRMS, इसके लिए जो वैल्यू होगी वो IDC होगी। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। एक होती है एसी के लिए IRMS, आई की वैल्यू, पल्सेटिंग डीसी के लिए IRMS डैश, और इसके लिए कितनी होगी IDC। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ रिपल वेक्टर का गामा होगा वो क्या निकल के आएगा, IRMS डैश अपॉन IDC, या हम कहें BRMS डैश अपॉन BDC। ठीक है, यहाँ हमने जो वैल्यू निकालेंगे IRMS, अच्छा IRMS कैसे निकल के आएगा, AC में से हम क्या करेंगे, AC में से DC घटा देंगे, आपको निकल आएगा किसकी वैल्यू आ जाएगी, IRMS डैश की। तो वही हमने किया है, IRMS डैश निकालने के लिए IRMS में से DC हमने घटा दिया। ठीक है, कितना DC था उससे वो घटा दिया, तो हमें पता चला कि इसमें AC कितने हैं। तो इसका हम दोनों का स्क्वायर करके हमने इसको किया, यहाँ पर हमने क्या किया, IDC का दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उससे हमें ये मिल गया। यहाँ से हमने मान निकालिए गामा बराबर कितना आ गया, IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर माइनस 1 निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, IRMS की वैल्यू रखेंगे Im/2, IDC की वैल्यू रखेंगे Im/π, तो हमारा जो मान निकल के आता है, ये दोनों वैल्यू पुट करने पे जो हमारा गामा का मान निकल के आता है, रिपल फैक्टर आता है, वो कितना आता है 1.21। मतलब क्या है कि इसमें जो ओमेगा घटक है, ठीक है, या रिपल फैक्टर है, वो क्या है, किससे, एक से ज्यादा है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। इसलिए क्या है, ये इस वजह से भी इसका कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, पल्सेटिंग या हम कहें एसी की जो वो है, ये मात्रा है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन कैसी है, 1 है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये प्योर आपकी डीसी नहीं है, ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी तक हमने पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की। तो यार हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर पर्टिकुलरली हम देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या डिसएडवांटेज है। अभी आपने देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 40.6% होती है। इसके हमने रिपल फैक्टर भी देखे कि कितना होता है, 1.21 हमारा निकल के आया था, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा है एक से। ठीक है, तो इन सब कमियों की वजह से क्या है, हम उसका यूज बहुत कम करते हैं। उसमें एक ही डायोड होता है, वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करता है, दूसरी साइकिल में क्या कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, तो इन सब कमियों की वजह से हमने क्या किया, हमने फिर फुल वेव रेक्टिफायर क्या किया है, यूज करना शुरू किया। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एक जो आपका इनपुट एसी वोल्टेज है उसकी दोनों हाफ साइकिल में क्या कर देता है, आउटपुट वोल्टेज देता है। ठीक है, दोनों हाफ साइकिल में क्या है, ये करंट को कनेक्ट कराता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों हाफ साइकिल पे वर्क करता है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों में क्या होगी, दोनों में करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, ये आपका दो प्रकार का हम यहाँ पढ़ेंगे। एक होगा आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होगा आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। सेंटर टैप में मतलब एक हम ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी होती है, सेंटर टैप। ठीक है, हमने एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज किया जिसका क्या है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या थी, सेंटर टैप। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, केवल दो डायोड का यूज करते हैं, V1 और V2। जब हम क्या करते हैं, इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायोड वर्क करेगा, दूसरे जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तब दूसरा वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या हमने किया है, ये हम सप्लाई दे रहे हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। या हमने दो डायोड लगा दिए, बीच में जो आपका आर लगा है, क्या लगा है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
RL है आपका लोड रेजिस्टेंस। फिर हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होगी, कैसे वर्क करेगा सेंटर फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर हम बात करें इसके लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हम क्या करते हैं इस पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा इसमें देखिए कि जब हम पॉजिटिव देंगे तो आपका ये सेकेंडरी जो आपका वाइंडिंग है किसकी ट्रांसफार्मर की, इसका एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और अगर एक पॉजिटिव तो ये वाला भी पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है सेंटर टैप या सेक्टर टैप मतलब सेम दो पार्ट ऐसे बनेंगे, अगर एक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये आपका डायोड है, डायोड का पॉजिटिव तरफ पीछे जुड़ा है और आपका एन से कौन नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब ये किस में आ गया आपका फॉरवर्ड वाइज में आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया मतलब ये क्या करेगा कंडक्शन मोड में चला जाएगा, मतलब ये क्या है आपका D1 ऑन हो जाएगा। अब अगर आप इसके देखें तो यहाँ क्या है नेगेटिव, अगर हमने नेगेटिव यहाँ P को दिया होता और पॉजिटिव हमने N को दिया होता, मतलब रिवर्स वाइज से रिवर्स वाइज में ये कैसा करेगा आपका क्या करेगा ये आपका एज ए ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट की जब तरह कार्य करेगा तो हमने इसको ओपन कर दिया, मतलब ये D2 क्या है ऑफ हो गया। अब आपकी जो करंट फ्लो होगी वो करंट केवल D1 के थ्रू होके RL से जुड़ी रहेगी, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी यहाँ से इस साइड अंदर की होगा, ठीक है। तो जब हमने इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो हमारी जो करंट फ्लो हुई आसानी से उसमें क्या है हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी पे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसा देने से हमारा क्या हुआ जो D2 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ गया और D1 हमारा रिवर्स बायस में आ गया, ठीक है। इसलिए आपका D1 क्या हो गया ऑफ हो गया, मतलब ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगा, और D2 आपका ऑन हो गया, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। और जो हमारी करंट है वो कैसे फ्लो हो जाएगी यहाँ से होके RL में जाएगी, D2 डायोड से होते हुए RL में अंदर की हो जाती है। आपने देखा कि दोनों में क्या है जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है सेम है, मतलब यहाँ से होके RL में अंदर की तरफ जाती है, यहाँ से इसमें भी RL होके क्या RL में अंदर की तरफ ही जाएगी, मतलब हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी हो रही है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम कहेंगे जो करंट होगी कैसी होगी इसमें यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में क्या हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमने क्या किया वेव हमने अप्लाई किया, ठीक है। सेकेंडली जब हमने इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमें क्या मिला, जब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो D1 डायोड क्या देगा पॉजिटिव पॉजिटिव में देगा, ठीक है। और D2 डायोड किसमें वर्क करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो D2 डायोड देने को पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में दिया है, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ने अपना आउटपुट दिया है, नेगेटिव हाफ साइकिल में किसने दिया है D2 ने अपना दिया है। टोटल को अगर दोनों को मिला के बनाएंगे तो ऐसा आएगा, मतलब जो हमारा आउटपुट आया वो कैसा कंटीन्यूअस आ रहा है, लगातार चलता है एक यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेंटर डेल्टा, इसमें आपने देखा कि इसकी क्या है दोनों साइकिल में ये वर्क करता है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों में क्या है ये आउटपुट वोल्टेज आपको देता है, ठीक है। इसलिए क्या है ये उससे क्या है अच्छा है, ठीक है, किससे आप ये रेक्टिफायर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का जो दूसरा प्रकार है वो है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं तो हमारे 4 डायोड का हम इसमें यूज करते हैं, कितने डायोड का 4 डायोड का। इसमें क्या होता है इसमें प्रत्येक साइकिल में क्या है प्रत्येक साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, मतलब ये भी इनपुट वोल्टेज की प्रत्येक साइकिल में हाफ साइकिल में क्या है वर्क करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रत्येक हाफ साइकिल में केवल 2 डायोड वर्क करते हैं, टोटल 4 होते हैं, प्रत्येक हाफ साइकिल में 2, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम बात करें तो उसमें 2 डायोड वर्क करेंगे, उसमें रहेगा आपका D23 और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका D2 D4 वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है इसका जो डायग्राम है, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग
देखें कि ये वर्क कैसे करता है जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ देखें इसकी वर्किंग प्रोसेस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम देखें, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो यहाँ क्या हुआ हमारा, हमने यहाँ इस सिरे पर पॉजिटिव आया, इस सिरे पे नेगेटिव आया, सेकंड डिवाइडिंग, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव दिया तो आप देखेंगे कि अगर हम जैसे यहाँ पॉजिटिव देते हैं, एक पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसका क्या हो गया, ये आपका किससे हो गया, प्लस से। ये यहाँ देखो, लेकिन इसका क्या है, ई प्लस से है, लेकिन इसका एन क्या है, माइनस से हो गया, ठीक है। एन किससे हो गया, प्लस से हो गया, मतलब ये किसमें हो, ये रिवर्स बायस में हो गया, ये आपका पॉजिटिव है, सॉरी फॉरवर्ड बायस में। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का एन देखो नेगेटिव से जुड़ा, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, पॉजिटिव या ई के से जुड़ा, नेगेटिव से जुड़ा, इसलिए क्या हो गया, रिवर्स बायस में। ये दोनों रिवर्स बायस में, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में। अगर ये दोनों रिवर्स बायस में है तो ये दोनों कैसे वर्क करेंगे, ओपन सर्किट की तरह। तो देखो हमने इनको क्या कर दिया, ओपन सर्किट की तरह। ये दोनों यहाँ वर्क करेंगे, D1 और D3, ये क्या करेंगे, दोनों कंडक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ D1 D3 क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब जब कंडक्ट करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से आएगी करंट D1 में जाएगी, D1 से तो RL में आएगी, RL से फिर D3 में आएगी, D3 से कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो करंट का डायरेक्शन आया वो कैसे आया, इसमें हमारी करंट का डायरेक्शन आया यहाँ D1, यहाँ RL, D3, ठीक है। ऐसा आया हमारा करंट का डायरेक्शन। यहाँ RL की थ्रो ऐसे होते हुए जाती है, किसमें, आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो जब नेगेटिव हो जाएगा, ये जब हम इसको नेगेटिव देंगे तो ये वाला किसमें हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस में, ये वाला भी आपका रिवर्स बायस में। काम कौन करेंगे, यहाँ D4 और D2, क्योंकि ये देखो नेगेटिव n से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव p से, ठीक है। इसलिए क्या है, ये वाला, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, आपके फॉरवर्ड बायस में। ये दोनों वर्क करने लगेंगे। जब ये दोनों वर्क करने लगेंगे तो D1 D2 D3 D2 कैसे हो गए आपके, D1 D3 से ये आपके ओपन सर्किट हो गए, और ये क्या करने, ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने लगे, D2 और D4। इसलिए इसमें जो करंट आप देखो कैसे फ्लो होगी, यहाँ से अब ऐसे फ्लो होती है, ठीक है, पॉजिटिव से ऐसे फ्लो होती है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, मतलब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी आपकी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। इसमें ये नेगेटिव वाले में, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। लेकिन आपने देखी कि RL में जो डायरेक्शन है, दोनों में कैसे सेम डायरेक्शन, ये भी पहले इसी डायरेक्शन में थी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी RL में कैसे करंट की डायरेक्शन, वो भी इसी डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, आपकी सेम है। इसमें भी ऐसे करंट फ्लो होगी, मतलब दोनों उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। इसलिए हम इसमें भी कहेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। कैसे होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अगर हम इसकी वही बात करें तो अगर इसके साथ वेव भी, तो वेव तो आपकी वेव फॉर्म तो वैसे ही आएगी जैसे उसमें थी सेंटर डेप्थ में, वही यार यहाँ है। जब हमने इसको इनपुट दिया तो D1 D3 में क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्क करेंगे, D1 D3, तो पॉजिटिव में जो आएगा इनका क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन करेगा, D2 और D4, तो इसमें ये आउटपुट देगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो जो हमारा टोटल आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैसा, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या है, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज और आपकी लोड करंट के लिए जो एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपने देखा कि आउटपुट जो वोल्टेज या करंट होती है उसका आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। कंटीन्यूअस इसकी क्या है, जो वेवफॉर्म चलती रहती है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ से 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से पाई और पाई से 2 पाई लेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 से पाई के लिए कितना होगा, Vm sin ओमेगा t, और आपका पाई से 2 पाई के लिए कितना होगा, माइनस Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो अगर हम निकालें Vm
बी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले भी, इससे पहले भी आपने पढ़ा था, इसके लिए हम क्या करते थे, अंडर एरिया क्या निकाले, एरिया का ड्रॉप किसमें, पूरे जहां तक हमें निकालना है, ठीक है, और एक साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने पूरा एक साइकिल में निकाला तो एक साइकिल में यहाँ से यहाँ 0 से 2 पाई का, तो वही हम क्या लेते हैं, बेस में लेते हैं। तो हमने जब एक साइकिल के लिए जो बेस आया वो कितना आ गया, 0 से 2 पाई का, कितना पाई आ गया, 0 से 2 पाई तक का इसका एरिया निकालेंगे, कितना, इसके इस पूरे में कितना एरिया कवर करेगा, एक साइकिल में कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया कि आउटपुट वोल्टेज जी होने का, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का हमने दो भागों में बांट दिया, किसमें, 0 से पाई, पाई से 2 पाई कर देंगे, दोनों की अलग-अलग वैल्यू। 0 से पाई में Vm sin ओमेगा t, पाई से 2 पाई में -Vm sin ओमेगा t रख देंगे। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। sin ओमेगा t का तो आपको पता है क्या होता है, माइनस cos ओमेगा t, और यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस Vm cos ओमेगा t आ गया, ठीक है। यहाँ हम इसमें लिमिट रख देंगे, यहाँ इसमें लिमिट रख दी हमने, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, VDC की वैल्यू 2 Vm अपॉन पाई लगा के आ जाएगी, ठीक है। 2 Vm अपॉन पाई कितना आ गया है, VDC, या हम इसको लिख सकते हैं 0.636 क्या Vm, ठीक है। तो ये हमारे Vm या VDC की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखें हमारी जो IDC है या IM निकालना चाहे तो हम क्या करें, VDC में RL का भाग दे दें, डिवाइड करेंगे तो VDC का मान रखते हैं 2 Vm अपॉन पाई अपॉन RL, यहाँ से हमारा जो IDC या RL निकल के आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, 2 Im अपॉन पाई, ठीक है। तो दोनों की क्या है, सेम वैल्यू है, सेम एक ऐसे ही निकालनी है। तो ये हो गई क्या आपकी एवरेज वैल्यू या ईसी वैल्यू, किसके लिए, आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट की, ठीक है। तो हम बात करते हैं डीसी आउटपुट पावर की। इसके लिए डीसी आउटपुट पावर कितनी है, डीसी आउटपुट पावर मतलब पीडीसी बराबर क्या होता है, आईडीसी का होल स्क्वायर इनटू आरएल, या हम आईडीसी की वैल्यू जो अभी निकाली थी तो Im अपॉन पाई को रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगी, डीसी आउटपुट पावर निकल आएगी, ठीक है, पीडीसी निकल आएगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला है हमारा लोड करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। जब आरएमएस वैल्यू हम निकालते हैं तो आपको पता है कि प्रत्येक चक्र के लिए यहाँ आरएमएस वैल्यू क्या होगी, समान होगी, इसलिए हम जो आरएमएस वैल्यू लेके चलेंगे वो एक चक्र के लिए ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई, इसलिए एक चक्र के लिए लेके चल रहे हैं, इसलिए 1 अपॉन पाई 0 से पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, ठीक है। तो आई का मान 0 से पाई के लिए आपको पता है Im sin ओमेगा टी होता है, तो Im sin ओमेगा टी रख देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, Im स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, sin स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने रख दिया 1 cos ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, इसका 2 इसके नीचे Im स्क्वायर अपॉन 2 का जगह कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया, 1 का कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपका ओमेगा टी, और इसका कितना आ जाएगा, cos ओमेगा टी के sin ओमेगा टी अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे पाई माइनस 0, और यहाँ कर देंगे पाई माइनस 0, तो यहाँ sin 2 पाई माइनस sin 0 अपॉन 2, इन दोनों का मान 0 होता है, इसलिए 0, यहाँ देखेंगे पाई अकेला बचा, पाई से पाई कट जाएगा, IRMS वैल्यू निकल के आ जाएगी Im/2, ठीक है। इसी प्रकार आप VRMS भी निकाल सकते हैं, Vm/2। तो ये हो गई क्या आपकी लोड करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। फिर हम देखते हैं एसी पावर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, IRMS का होल स्क्वायर अपॉन IRMS का होल स्क्वायर इनटू RL प्लस RL, ठीक है। तो IRMS की अगली वैल्यू निकाली थी Im/2, तो इसका मान करते हैं RL प्लस RL इनटू में रहेगा, ये आपका एसी आउटपुट पावर हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं एफिशिएंसी और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एफिशिएंसी अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की इससे पहले देखी थी, अब हम देखते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो वही फार्मूला है, सेम क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मतलब PDC अपॉन PAC। अब हमने
डीसी पावर इससे पहले पीडीसी पढ़ा है और एसी भी पढ़ा है, वाई स्क्वायर डीसी अब इंटू आर है, जैसे आर एम स्क्वायर इंटू आर एम प्लस आर एम, ये हमने अभी पहले पढ़ा है, इससे जस्ट पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने पुट की थी आई डी सी की 2IM/5 और आई आर एम एस की IM/2 ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटर निकल के आता है, इफिशियंसी जो हमारी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 0.812 गुणा RL प्लस RL, ठीक है। अगर परसेंटेज में करेंगे तो 81.2% ये समथिंग। अगर हम देखें यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस RF/RL। अगर हम यहाँ का क्या करें, अगर हमने देखा कि RF क्या है हमारा बहुत कम होता है RL की अपेक्षा, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या है ये जो आपका आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 0 के बराबर, इसलिए क्या आ जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी वो 81.2%, ठीक है। तो क्या है तो एफिशिएंसी है तो हाफ वेव रेक्टिफायर की दुगनी हो जाती है। आपने पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती थी 40.6% थी, यहाँ की हो गई 81.2%, मतलब जस्ट दुगनी हो गई, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी उससे कितनी है बहुत अच्छी है, जस्ट दुगनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसका रिपल फैक्टर बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है, ये क्या बताता है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है डीसी जो वोल्टेज है उसमें कितना एसी है, मतलब कितने रिपल हैं, ठीक है, कितनी मात्रा उसमें एसी की या शेष है, क्योंकि पता है आपको प्योर डीसी आप नहीं मिलती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एसी रहती है। तो वही अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, क्या वाला पढ़ा था IRMS/IDC का होल स्क्वायर -1, वहां हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है, बताया था। इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम IRMS और IDC की वैल्यू पुट कर देंगे IM/2 और 2IM/5, इसको हम वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.48, ठीक है, 0.48, मतलब उसमें अभी आपने देखी थी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की थी जो आपके निकल के आ रहा है इसकी गामा की वैल्यू निकल 1.212, ठीक है, मतलब इससे क्या है बहुत कम है ये, है कि नहीं है। इसमें रिपल बहुत ज्यादा होते थे इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में, जबकि इसमें क्या रिपल बहुत कम हो गया 0.48 हो गया, ग्रेटर देन 1 है तो बहुत कम है उसकी अपेक्षा, ठीक है। इसमें रिपल बहुत कम हो गए, इसलिए क्या है ये क्या हाफ वेव रेक्टिफायर से अच्छा है क्या फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। तो आज हमने पूरा रेक्टिफायर हमारा खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको सारणी इसकी पूरी टेबल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू है उनकी कंपेयर करके बता दूंगा, ये एक टेबल बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में वो हमारा होगा फिल्टर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें हमें रेक्टिफायर से जो डीसी प्राप्त होती है वो प्योर डीसी नहीं होती, पल्सेटिंग डीसी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको डीसी प्राप्त करने के लिए हम प्योर डीसी तो नहीं होती लेकिन लगभग प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर का यूज करके हम क्या करते हैं उससे रिपल हटाते हैं। फिल्टर क्या करता है जो आपकी पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है उससे क्या करता है रिपल को हटाता है, ठीक है। रिपल हट जाएंगे तो हमें क्या होगा डीसी होगी लगभग प्योर डीसी के समथिंग मिलने लगेगी, ठीक। तो अगली क्लास में क्या करेंगे पढ़ेंगे फिल्टर।